सचिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है क्या? इसमें मेरा रिकॉर्डिंग इज अबाउट टू स्टार्ट लिखा है। हाँ चलो स्टार्ट हो गया। यस सर। ठीक, तो सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो हम लोगों ने बीसीएच कोड पढ़ लिया, उसकी इनकोडिंग डिकोडिंग ये तो कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है आरएस कोड, वो भी साइक्लिक कोड ही है, सबसेट ऑफ द साइक्लिक कोड। ठीक, तो बीसीएच कोड में आप क्या देख रहे थे? जब टी एरर करेक्शन 1 हो, 1 बीट एरर करेक्ट करना, 2 बीट या 3 बीट एरर या फिर से ज्यादा करेक्ट करना, तो आप क्या कर रहे थे? बीट वाइज एरर करेक्शन, बीट वाइज एरर करेक्शन कर रहे थे आप लोग। ठीक है, बीट वाइज एरर करेक्शन, सिंगल बीट एरर करेक्ट करना है, डबल बीट एरर करना है, ट्रिपल बीट एरर करेक्ट करना है, तो बीट वाइज एरर करेक्शन करते थे। जैसे मान लीजिए कोई एरर ऑफ फंक्शन जो है, एरर का फंक्शन है x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाता था कि ये 6th बीट में एरर है, ये आपका 4th बीट में एरर है, और ये जो 1 बता रहा है डेट इज x की पावर 0 मतलब लास्ट बीट में एरर है। ये आपको समझ में आता था कि कौन सा बीट में एरर है। ठीक, लेकिन आरएस कोड में हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका जो फुल नेम है रीड सोलोमन कोड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बीट वाइज एरर करेक्शन ना करके क्या करेंगे, आपका सिंबल वाइज एरर करेक्शन, सिंबल वाइज। ठीक है, सिंबल वाइज एरर करेक्शन तो होगा क्या कि आपको पूरा बीट वाइज देखना नहीं पड़ेगा, ये पहला बीट देखा, दूसरा बीट देखा, तीसरा बीट अगर मान लीजिए लगातार जो सिंबल है उसे 101 ये तीनों बीट में अगर एरर है तो ऊपर सिंबल को ही करेक्ट कर लेगा। मतलब डेट मींस इसको बोलते हैं बस्ट एरर, BURST बस्ट एरर। मतलब अगर कंटिन्यूअस एरर है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है इसको। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि बीट वाइज आप जब एरर करेक्शन करते थे, ठीक है, तो 10 के या तो 1 या तो 0, या तो 1 में एरर होगा या तो 0 एरर। ठीक है, तो एक तो हो गया हम लोग बाइनरी सिस्टम में चलते थे, और यहाँ पे जो हम लोग नॉन बाइनरी सिस्टम में चलेंगे, नॉन बाइनरी। ठीक है, तो नॉन बाइनरी सिस्टम क्या होता है पहले देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ e(x), ये लिखता हूँ कि अल्फा पावर 5 x की पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6 या अल्फा पावर 7 ले लेते हैं, अल्फा पावर 7 x की पावर 4 प्लस अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, ये पॉइंट है कि अल्फा इस e(x) अगर ऐसा है तो एक्चुअली में समझ में क्या आ रहा है कि क्या है एक्चुअली। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर अल्फा पावर 5 है तो अल्फा पावर 5 एक्चुअली में है क्या, अल्फा पावर 5 इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा पावर 7 इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1। तो आप जो भी टेबल आप बनाए थे तो आप देखे होंगे कि हाईएस्ट पावर जो था अल्फा क्यूब था। आपने अल्फा पावर 4 से लेके जब आपने अल्फा पावर 14 तक निकाला था तो आप देखे होंगे ये जितने भी हायर पावर ऑफ अल्फाज थे वो क्यूबिक से लेके जो स्क्वायर और ये फिर कांस्टेंट टर्म में हम लोग क्या कर दिए थे, उसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या सब मतलब ये क्या बता रहा है ये पॉइंट अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको और अच्छे समझें कि जैसे मान लीजिए मैं अल्फा पावर 4 लिख रहा हूँ डेट इज अल्फा प्लस 1, अल्फा पावर 5 लिख रहा हूँ डेट इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा पावर 6 डेट इज अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा 7 डेट इज अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1, अल्फा 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा 9 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, अल्फा 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। तो सारे पावर्स जो है इसका हाईएस्ट पावर क्यूब है और कांस्टेंट टर्म लास्ट है। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें, जैसे मान लीजिए अल्फा पावर 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे अल्फा का पोजीशन है 1 पे और लास्ट टर्म भी 1 है, बाकी का क्या लिख दिया, 0 0 लिख दिया, मतलब 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो उसका वेट है अल्फा क्यूब का वेट क्या है, 0 है। अल्फा स्क्वायर का जो वेट है वो 0 है, मतलब दोनों टर्म नहीं रहेंगे। अल्फा का वेट 1 है मतलब अल्फा रहेगा, और जो 1 है दैट इज अल्फा पावर 0,
उसका भी वेट क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस 1 रखेगा। इसी तरीके से हम लोग देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर का वेट रखना है और जहाँ पे अल्फा वहां पे 1 रखना है। ठीक है, तो हम लोग ये कन्वर्जन जानते हैं। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सॉरी डेसिमल। तो ये हो गया आपका 0 1 1 0। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर 1 1 0 0। आगे देखते हैं तो 1 0 1 1 दिख रहा है आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर में 1 रखूंगा, बाकी यहाँ पर रखूंगा, बाकी 0 0। अल्फा क्यूब 1 0 1 0। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर मैं पहला टर्म में आपको सोचते हैं, पहला टर्म सोचते हैं, दैट इज अल्फा पावर 5 x5 अल्फा 7 x4, अल्फा पावर 5 x, अल्फा पावर 4 क्या था, अल्फा पावर 5 x5 था क्या, अल्फा पावर 5 x5 अल्फा 7 x4। ठीक है, तो अगर हम लोग अल्फा पावर 5 x5 और अल्फा पावर 7 x4 या फिर अल्फा इंटू एक्स को समझते हैं, 2 मिनट रुकना। तो एक्चुअली है क्या वो, अगर हम लोग सोचें तो एक तो एक्स की पावर 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6th बीट में एरर है। ठीक है, 6th बीट में एरर है, लेकिन जब मैं अल्फा पावर 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि 6th नंबर के सिंबल में एरर है, 6th नंबर के सिंबल में एरर है, और उसका जो सिंबल है वो 4 बिट का है, उसका जो सिंबल है 4 बिट है। तो अल्फा पावर 5 हमने क्या लिखा है, डेट इज 0 1 1 0, डेट मीन्स 0 1 1 0 इंटू एक्स की पावर 5, मतलब 6th नंबर के सिंबल में एरर है। एक तो 6 नंबर के सिंबल में एरर समझ में आ गया, और उस 6 नंबर के सिंबल में एरर में कौन से बीट में एरर है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप सिंबल वाइज एनालिसिस करोगे, सिंबल वाइज एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप जो है बीट वाइज एनालिसिस करोगे, बीट वाइज। ठीक है, बीट वाइज एनालिसिस करोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 4 बिट का एक सिंबल है, अब उस 4 बिट में कौन से बिट में एरर है, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप 4 बीट की टुकड़ी में एनालिसिस करोगे। पहले क्या होता था, आप बीट वाइज एनालिसिस करते, जैसे कि 11th नंबर के बीट में एरर है कि 10th में एरर है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास क्या है, अब मैं क्या करूंगा, सिंबल वाइज एनालिसिस करूंगा। ठीक है, और सिंबल वाइज एनालिसिस करने के बाद कि उस कौन से बीट में एरर है ये मुझे पता चल जाएगा, तो 4 बीट की एक साथ एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट रहेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पे गोलेज फील्ड लेते थे, तो आपका जैसे कि मान लीजिए प्रिमेटिव पॉलिनोमियल है, तो प्रिमेटिव पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, ठीक है, तो प्रिमेटिव पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 लिखता हूँ, जीएफ 2 की पावर 4 के केस। इसके जो कॉफिशिएंट है एक्स की पावर 4 एक्स और 1 के कॉफिशिएंट जो है वो 1 और 0 है। ठीक है, तो डेट मीन्स है जीएफ 2 फील्ड का। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड मतलब जिसका जो रूट्स निकलता था, एक्सटेंशन फील्ड में इसका जो रूट्स निकलता था वो आपका अल्फा से लेके अल्फा पावर 15 किसी के बीच में, मतलब उनके बीच में निकलता था। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो जीएफ क्यू लेंगे, जीएफ क्यू लेंगे, और क्यू क्या है आपका, प्राइम नंबर ऑफ एनी पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो जो क्यू होगा वो पावर ऑफ प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर क्यू इज प्राइम नंबर
ऑफ एनी पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो बेस भी प्राइम नंबर और पावर भी प्राइम नंबर। ठीक, तो यहाँ पे आप एन कॉमा के लिखते थे, डेट इज एन कॉमा के बीसीएच कोड। तो एन कॉमा बीसीएच कोड से कैसे 15,14 लिखा है, 15,11 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 बिट मैसेज के हैं और 11 बिट क्या है, 15 बिट कोडवर्ड के हैं, तो 11 बिट क्या है, मैसेज के। लेकिन अगर मैं यहीं पे 15,11 लिख दूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि 15 सिंबल्स हैं, 15 सिंबल्स हैं, उसमें 11 क्या है, 11 मैसेज के सिंबल्स, 11 सिंबल। तो टोटल 15 सिंबल्स कोडवर्ड के हैं। ठीक है, कोडवर्ड के हैं। ठीक है, विथ विथ पैरिटी। और 11 सिंबल्स किसका है, मैसेज का है। तो यहाँ पे आप जो बीट वाइज एनालिसिस कर रहे थे, अब यहाँ पे उसी चीज को आपको देखना तरीका क्या हो जाएगा, सिंबल वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे n की पावर 2 पावर m माइनस 1 था तो यहाँ भी 2 पावर m माइनस 1 ही। ठीक है, वहां पे n माइनस के इज इक्वल टू एम टी सी था, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, अपन सिंबल वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपना जो एरर करेक्शन है, ठीक है, जो m रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे n माइनस के इज इक्वल टू 2 टी सी। ठीक है, सिंबल वाइज 2 टी सी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, डी मिनिमम माइनस 1। ये हम लोगों ने देखा है, नंबर ऑफ एरर करेक्शन कैन बी करेक्टेड इज इक्वल टू डी मिनिमम माइनस 1। तो यहाँ से टीसी की वैल्यू यहाँ से आ गया 2 टीसी एरर करेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक, तो टीसी इज इक्वल टू डी मिनिमम माइनस 1, और एन माइनस के इज इक्वल टू एमटीसी तो होता ही है फॉर द केस ऑफ बीसीएच कोड। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर आप अगर देखें, मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ 7,3 बाइनरी कोड लिखता हूँ, या बाइनरी या बीसीएच कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो बीसीएच कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि इसमें कितने बिट्स पॉसिबल है, तो 7 बिट्स यदि लिखूं तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा 1 2 3, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं या पॉसिबल डिजिटल बिट्स हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ इस ब्रैकेट में या तो 0 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, इस ब्रैकेट में 0 या 1 आ सकता है, मतलब हर एक ब्रैकेट में दो चीज आ सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पावर 7। ठीक है, डेट मीन्स 2 इंटू 2, ये आप लोग जानते हो फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, तो 2 पावर 7 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। और यहाँ पे 3 बिट के केस में 2 पावर 3 डेट इज 8 नंबर ऑफ इतना बिट, इतना पॉसिबल। तो अगर मैं k डिवाइड बाय n करूं, डेट इज कोड रेट, तो कोड रेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो आप क्या देख रहे हो, डेट इज 8 या 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 पावर 7, तो ये आ गया 1 बाय 2 पावर 4 डेट मीन्स 1 बाय 16। तो ये हो गया कोड रेट फॉर द केस ऑफ बीसीएच कोड। लेकिन अगर आप आरएस कोड की बात करो, तो आरएस कोड में ये क्या हो जाएगा, यही 7,3 क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 सिंबल्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 7 सिंबल्स हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताइए, 7 सिंबल्स है तो। ठीक है, और मान लीजिए हर एक सिंबल 3 बिट का है। ठीक है, मान लेते हैं हर एक सिंबल कितना है, 3 बिट का है। ठीक है, तो एक सिंबल इज इक्वल टू 3 बिट्स। मान लीजिए 3 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 बिट्स के फॉर्म में कब रिप्रेजेंट करोगे, जब आप जीएफ 2 क्यूब फील्ड लोगे। तो जीएफ 2 क्यूब फील्ड आप लोगे मतलब 3 बिट्स पर सिंबल। अगर जीएफ 2 की पावर 4 फील्ड लोगे, डेट मीन्स 4 बिट्स पर सिंबल, 4 बिट्स पर सिंबल। ठीक है, अगर मान लीजिए जीएफ 2 पावर 5 अगर लूंगा तो मतलब 5 बिट्स पर सिंबल। तो फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितने बिट्स लेना चाहते हैं एक सिंबल में। तो ये तो फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं GF2Q वाला केस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपका एक सिंबल में 3 बिट्स हैं। ठीक है, तो 7,3 सिंबल्स हैं, तो 2 क्यूब, हर एक 2 क्यूब पावर 7, ये हो गया कोड वर्ड पॉसिबल
एंड द मैसेज इज 2 क्यूब डिवाइड की पावर 3। ठीक है, तो ये पावर यहाँ भी कर रहा हूं मैं, लेकिन बिट्स वाइज यदि मैं चलूं तो 7 सिंबल का मतलब होगा 2 पावर क्यूब बिट्स, 2 क्यूब बिट्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इतने चीज पॉसिबल है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 क्यूब डिवाइड सॉरी 2 क्यूब क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब पावर 7, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 4 आ गया, तो 1/2 पावर 12 दैट इज नथिंग बट 4096। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर एक बिट मैसेज का है, ठीक है, तो उसमें 16 बिट कोड वर्ड का है, और यहाँ पे एक बिट यदि मैसेज का है तो 4096 बिट क्या है, कोड वर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी मिनिमम है, जो मतलब नंबर ऑफ एरर करेक्शन हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, डी मिनिमम यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, डी मिनिमम इज मोर फॉर द केस ऑफ RS कोड, और यहाँ पे डी मिनिमम कम है क्योंकि आपका एक बिट मैसेज का तो 16 बिट कोड वर्ड का, तो डिस्टेंस कम होगा। अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो एक बिट मैसेज का है तो 16 बिट क्या है, कोड वर्ड का है, तो डिस्टेंस कम है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो एक बिट मैसेज का है तो 4096 बिट किसका है, कोड वर्ड का है, तो बहुत ब्रॉड ब्रॉड एरिया है, तो डी मिनिमम यहाँ पे ज्यादा होगा। या वैसे भी अगर डी मिनिमम हम लोग देखें तो डी मिनिमम नथिंग बट n माइनस के माइनस 1, हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स n माइनस के माइनस 1 भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर डी मिनिमम देखें तो इस केस में डी मिनिमम क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन RS कोड एंड BCH कोड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो सेम वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना है। तो अब मान लीजिए मैं रूट्स लेता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा लिख रहा हूँ मैं, तो बीटा हो गया, बीटा बीटा स्क्वायर हो गया, सेकंड बीटा 2 हो गया, बीटा 2 TC हो गया। ठीक है, तो इतने रूट्स पॉसिबल है। तो g ऑफ x क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ m1 ऑफ x m2 ऑफ x डैश डैश करके m2 TC ऑफ x। ये हमने उसमें भी लिखा था, ये चीज मैं इसमें भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बीटा के टर्म में लिख रहा हूँ, तो x प्लस बीटा। ठीक है, तो m1 ऑफ x किससे बनेगा, x प्लस बीटा तो बनेगा, फिर उसका पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है BCH कोड और RS कोड। ठीक है, तो मैं आपको सिंड्रोम्स के इक्वेशन जो लिखवाया था, सिंड्रोम का इक्वेशन क्या था कि सिंड्रोम 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश डैश करके x म्यू, सिंड्रोम 2 इज इक्वल टू x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डैश डैश करके x म्यू का स्क्वायर डैश डैश करके आपका s क्या था, S2TC, दैट इज x1 2t प्लस x2 2t डैश करके x म्यू 2t। ठीक है, तो ये था आपका एरर का पोजीशन निकालने का। मतलब अगर मैं x1 की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू मेरा जैसे मान लीजिए x अल्फा पावर 5 आ गया, तो मैं तुरंत बता सकता था कि जो एरर है वो 6 बिट में एरर है, तो e ऑफ x क्या लिखता था मैं, x की पावर 6 लिख लेता। ठीक है, लेकिन अगर अब यहाँ पे जैसे e ऑफ x है, e ऑफ x मान लीजिए यहाँ पे अल्फा पावर 7 इंटू x की पावर 6 है, तो आप क्या समझोगे, एक तो आपका बीट वाइज, एक तो कौन सा सिंबल में एरर है, सिंबल वाइज। ठीक है, और सिंबल में कौन से बीट में एरर है, कौन से बीट में एरर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें देखनी है आपको, एक तो सिंबल वाइज एनालिसिस करना है और एक तो बीट वाइज एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा सिंड्रोम का वो बदल जाएगा। सिंड्रोम का इक्वेशन जैसे मैं पहले e ऑफ x लिखता हूँ, e ऑफ x का जो इक्वेशन होगा इस केस में, यहाँ पे एक तो पोजीशन ऑफ द बिट कहाँ पे एरर है और कौन से नंबर के सिंबल में एरर है, तो yp1 yp2 x की पावर p2 प्लस डैश डैश करके yp म्यू xp म्यू। तो ये हो गया आपका, दैट इज बिट वाइज, और ये हो गया आपका सिंबल वाइज। यहां तक क्लियर है सभी को, e ऑफ x क्लियर है सभी को?
क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम हम लोग देखा था, जो भी रिसीव कर रहे हो उसमें आप पुट कर दीजिए आर ऑफ अल्फा ई, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ही निकालना है। तो सी ऑफ अल्फा ई प्लस ई ऑफ अल्फा ई। तो सी ऑफ अल्फा ई ऑलवेज जीरो, उस पर चर्चा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो उसी का फंक्शन है जो एक्चुअल सिग्नल है। ई ऑफ अल्फा ई आ गया। तो यहाँ पे ई ऑफ अल्फा ई अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पे S1 अगर निकालो तो S1 इज इक्वल टू YP1 अल्फा P1 YP2 अल्फा P2 डैश डैश करके YP म्यू अल्फा P म्यू। इसी तरीके से S2 आप निकालेंगे तो YP1 अल्फा 2 P1 YP2 अल्फा 2 P2 डैश करके YP म्यू अल्फा 2 P म्यू। ठीक है, स्क्वायर वाला हो गया। उसके बाद फिर पावर 2TC वाला देख लेते हैं। तो S2T इज इक्वल टू YP1 अल्फा पावर 2T P1 प्लस YP2 अल्फा पावर 2T P2 एंड दी YP म्यू अल्फा पावर 2T P म्यू। तो ये तो हो गया सिंड्रोम का इक्वेशन, जिसमें एरर पोजीशन भी होगा और कौन से सिंबल में एरर है वो भी पता रहे। ठीक है, एक तो बिट वाइज एनालिसिस एंड द सिंबल वाइज एनालिसिस, दोनों बाइट में एरर मैग्नीट्यूड एट पोजीशन PI दैट इज YPY, ठीक है, एंड एक्स पावर अल्फा पावर PI मतलब पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे कि वहां पहले भी मैं पुट करता था, यहाँ पे x1 xi इज इक्वल टू अल्फा PI, xi इज इक्वल टू अल्फा PI, वहां भी मैंने इस चीज को पुट किया था। तो ये जो इक्वेशन है अब कुछ ऐसा हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू Y1 x1 प्लस Y2 x2 और ये हो गया Y म्यू x म्यू। इसी तरीके से S2 यहाँ से हो गया Y1 x1 का स्क्वायर प्लस Y2 x2 का स्क्वायर Y म्यू x म्यू का स्क्वायर। और इसी तरीके से S2T हो गया Y1 x1 का पावर 2T Y2 x का पावर x2 पावर 2T और डैश डैश जो है Y म्यू x म्यू पावर 2T। तो आप क्या देख रहे हो? पहले जो इक्वेशन लिखता था फॉर द केस ऑफ, ये जो इक्वेशन लिखा था मैंने फॉर द केस ऑफ BCH को, जिसमें आपको केवल बिट वाइज एनालिसिस करना था, मतलब कौन से बिट में रहा, तो x1 प्लस x2 x म्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंबल वाइज एनालिसिस भी करना है और बिट वाइज भी करना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो वेट आया है वो Y1 Y2 इस तरीके से जो है वेट आया है। तो क्लियर है सभी को ये पॉइंट? यस सर। यस तो हम सर। लोग बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, छोटा सा इक्वेशन लिखते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, SI का स्क्वायर करोगे तो S2I के इक्वल होगा, ये हमने निकाला। ठीक है, मतलब S1 का स्क्वायर करोगे तो S2 मिलेगा, यही बोला। तो क्या यहाँ पे वो चीज होता है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे S1 निकालोगे तो Y1 x1 आएगा, ठीक है, और S2 जो निकाला डेट इज Y1 x1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ फॉर द सिंगल एरर लिख रहा हूँ, सिंगल एरर। सिंगल एरर, तो सिंगल एरर में कितने सिंड्रोम निकालोगे? 2 सिंड्रोम निकालोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। सिंगल एरर केस में म्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 मतलब S1 इज इक्वल टू Y1 x1 एंड S2 इज इक्वल टू Y1 x1 का स्क्वायर फॉर द केस ऑफ सिंगल एरर। तो सिंगल एरर केस में हम लोग का 2 इक्वेशन बना है, डेट इज S1 इज इक्वल टू Y1 x1 एंड S2 इज इक्वल टू Y2 x1 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, पहले जो था जब हम लोग BCH कोड पढ़ रहे थे, BCH कोड में क्या था, S1 इज इक्वल टू x1 था और S2 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर था। तो हमने लिख दिया था कि S1 का स्क्वायर ही क्या है, S2 है। लेकिन इस केस में जब आप देख रहे हो, इस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो सीधी सी बात है दोनों लिंक नहीं होंगे। यहाँ पे इक्वेशन
दो था लेकिन वेरिएबल भी दो था, तो रिलेशन हो गया, रिलेशन मिल गया। लेकिन अगर आप कोशिश भी करते हो, चलो कोशिश करके देखते हैं, S2 डिवाइड बाई S1 करते हैं तो y1 x1 का स्क्वायर y1 x1, तो आप क्या दिख रहे हो x1, तो जो मतलब S2 जो है वो x1 इंटू S1, S2 जो है वो x1 इंटू S1, तो आप क्या देख रहे हो कि there is no relation direct, there is no direct relation between the syndrome, no direct relation between the syndrome, no direct relation between the syndromes, there is no direct relation between the syndromes। तो यहाँ पे आपको जो है, पहले क्या होता था, मैं एक सिंड्रोम निकाल दिया, फिर S2 मेरा S1 स्क्वायर करने से निकल जाता था, S3 निकाल लेता था, S4 जो था मेरा S2 स्क्वायर करने से निकल जाता था, S5 निकाल लेता था। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक इक्वेशन निकालने होंगे, सिंड्रोम के हर एक इक्वेशन निकालने होंगे, क्योंकि सिंड्रोम का इक्वेशन दूसरे सिंड्रोम से कनेक्टेड नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें? तो आपको सिंड्रोम 1 से लेके सिंड्रोम S2T तक निकालना ही होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? यस सर। क्योंकि दे आर ऑल इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और उसमें हम लोग जब देखे थे BCH कोड में, तो 2T, यहाँ पे पूरे 2T जो है इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इंडिपेंडेंट। और फॉर द केस ऑफ RS कोड, लेकिन फॉर द केस ऑफ BCH कोड था T डिपेंडेंट था और T इंडिपेंडेंट। तो T डिपेंडेंट तो समझ में आ गया होगा, जैसे S1 S2 निकाला वो S1 स्क्वायर के, तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पे T इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो मतलब T इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब आपका जो M ऑफ X है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमको सारे M ऑफ X भी निकालने होंगे। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, जैसे कि आपको मैंने बताया था क्लास में, मैं M1 ऑफ X इज इक्वल टू लिखा था, M1 ऑफ X इज नथिंग बट M2 ऑफ X, ठीक, इज नथिंग बट M4 ऑफ X, ये एक लिखा था। फिर ये भी लिखा था कि S1 S2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर एंड S4 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर, ये दो बातें लिखी थी मैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, मतलब आपको जो है हर एक M1 ऑफ X निकालना होगा, M1 ऑफ X से M2 ऑफ, यहाँ से G ऑफ X आ गया, M1 ऑफ X से लेके M2 T ऑफ X, तो ऑल आर इंडिपेंडेंट इक्वेशन। सिंड्रोम भी इंडिपेंडेंट है और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब M1 ऑफ X इंडिपेंडेंट है, M2 ऑफ X इंडिपेंडेंट है, तो उसके इंडिपेंडेंट रूट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इक्वेशन मतलब M1 ऑफ X और M2 ऑफ X का कोई रिलेशन नहीं, या फिर M2T ऑफ X का कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन M1 ऑफ X के बीच कोई रिलेशन नहीं है M2 से, या फिर M3 से, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, या फिर M2T ऑफ X से। इस वजह से उसके रूट्स भी जो होंगे, उसके जो एटलीस्ट एक भी रूट होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे मैं G ऑफ X लिख लेता हूँ। अगर मान लो M1 ऑफ X X प्लस बीटा से बना है, तो X प्लस बीटा उसका एक रूट होगा, M2 X प्लस बीटा स्क्वायर और X प्लस बीटा क्यूब और डैश डैश करके X प्लस बीटा पावर 2T, ये हो गया। तो हमको जो है एलसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम हम लोग तब लगाते थे क्योंकि हम लोग का M1 और M2 कॉमन, कुछ कॉमन रूट्स थे, ठीक। इन द केस ऑफ BCH कोड कुछ कॉमन रूट्स थे, तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे एलसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल आर द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है सिंगल इनकोडिंग का क्वेश्चन, देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सिंगल
error correcting read Solomon code with block length 7। तो ब्लॉक लेंथ 7 दिया है, सिंगल बिट एरर है, तो यहाँ से सॉल्यूशन से डायरेक्ट समझ लो कि t इज इक्वल टू 1, tc इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k 7। दो चीजें समझ में आ गई और RS से सॉल्व करना है ये चीज। तो tc इज इक्वल टू 1 है, तो डेट मीन्स हम लोग को जो रूट्स लेने हैं वो कहाँ से कहाँ लेने हैं, 2tc तक हम लोग रूट लेते हैं, डेट इज बीटा एंड बीटा पावर 2tc। ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो बीटा से लेके बीटा पावर 2tc। तो यहाँ पे मैं बीटा की जगह अल्फा ले लेता हूँ, मैं समझाने के लिए बीटा लिखा था, तो अल्फा से लेके अल्फा पावर 2tc तक रूट लेना है, तो डेट मीन्स अल्फा हो गया। और अल्फा पावर 2tc, tc की वैल्यू 1 है, तो डेट मीन्स अल्फा आएगा और अल्फा स्क्वायर आएगा बस। और यहाँ पे आपको एलसीएम ऑफ ये सब m1 ऑफ x, फिर m1 ऑफ x, m2 ऑफ x हम लोग अलग अलग निकालते थे। m1 ऑफ x को ऐसा लिखते थे कि x प्लस अल्फा, फिर x प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जो है रूट को पकड़ना है यहाँ पे, क्योंकि इस रूट से इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनेंगे। इस रूट को पकड़ा और इस रूट से डायरेक्टली पॉलिनोमियल लिख दिया, तो x प्लस अल्फा एंड x प्लस अल्फा स्क्वायर इज दी g ऑफ x। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा g ऑफ x जो है, जैसे आपको रूट पता चलेगा वैसे ही आपका g ऑफ x पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये लाइन? ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या हो गया, अल्फा पावर 4 और द केस ऑफ, ये कौन सा फील्ड है इसमें, ये फील्ड भी देख लो, तो जी एफ 2 पावर m माइनस 1, तो यहाँ पे जी एफ 2 क्यूब फील्ड से कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो जी एफ 2 क्यूब का टेबल मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप जब डी एफ 2 क्यूब का टेबल देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा जो होगा अल्फा पावर 4 होगा। ये हो गया आपका जी ऑफ एक्स का इक्वेशन, पहला चीज। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स तो दिया नहीं है मान लीजिए आप कंसीडर कर लीजिए इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स, ये तो हम लोग का सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये इस जी ऑफ एक्स से हमारा बीसीएच कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लेता हूँ, वो क्या है आपका 10। तो इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स ये नॉन बाइनरी होगा, आई जो होगा नॉन बाइनरी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा अल्फा पावर 5 एंड अल्फा स्क्वायर इज द इंफॉर्मेशन। तो उसको बीट बाय, अब देखो ये जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है वो नॉन बाइनरी दिख रहा है। नॉन बाइनरी मतलब इसमें अल्फा के पावर्स भी हैं, 1 और 0 तो है ही है, अल्फा के पावर्स भी हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन लेते थे जो फॉर द केस ऑफ बीसीएच कोड, तो 1011 ऐसा ले लेता था क्योंकि सब बाइनरी थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन बाइनरी रहेगा। क्लियर है सभी को? मेरे को आज खत्म करना है इसको, ठीक है? खत्म नहीं होगा कि नहीं? तो आई ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ से, आई ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स की पावर 0। ये जब मल्टीप्लाई करोगे आई ऑफ एक्स आ गया एक्स की पावर 5 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 5 एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर है सभी को? आई ऑफ एक्स, तो आई ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो सी ऑफ एक्स मिलेगा वो क्या होगा आपका, आर एस कोड होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बस ये हो गया, ये इनकोडिंग पार्ट हो गया। तो इनकोडिंग पार्ट में जो हम लोगों ने देखा है, इसके जो रूट्स आएंगे वो डायरेक्टली जनरेटर पॉलिनोमियल बनाए, क्योंकि ऑल आर द इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड ऑल आर द इंडिपेंडेंट रूट्स, इसलिए एलसीएम नहीं आया, ये बस इसमें खास बात। ठीक, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका डिकोडिंग का पार्ट है। इस पे कुछ और क्वेश्चन देखना है, बताओ। अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं,
ये एक्चुअली x की पावर 5 क्या बता रहा है, अल्फा एक्स स्क्वायर क्या बता रहा है, अल्फा पावर 5 x क्या बता रहा है, अल्फा स्क्वायर क्या बता रहा है, देखते हैं। तो x की पावर 5, जब मैं x की पावर 5 क्या बताएगा, बताओ कितने सिंबल्स होने चाहिए, GF2 क्यूब के केस में कितने सिंबल्स होने चाहिए। ये GF2 क्यूब फील्ड है तो इसमें कितने सिंबल्स होंगे, 3 सिंबल्स, 3 बिट्स पर सिंबल होंगे, 3 बिट्स पर सिंबल्स। तो x की पावर 5 एक्चुअली क्या बता रहा है, 111 या फिर 1 इंटू एक्स की पावर 5, फिर अल्फा एक्स, तो इसका वेट क्या होगा आपका 010 एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा पावर 5, अल्फा पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा पावर 5 जब आप टेबल से देखोगे तो ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, तो डेट मीन्स अल्फा पावर 5 इज नथिंग बट 111 एक्स, एंड अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट, अल्फा स्क्वायर जो है वो 100 सिंबल। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, बिट वाइज जब सी लिखोगे तो 7 बिट का था ये मेरे ख्याल से, तो छठवां नंबर का सिंबल हमको पता है, रेट में 7वां नंबर का सिंबल 0 रहा होगा, एक तो ये हो गया, कॉमा छठवां बिट का ये हो गया, चौथा नंबर का बिट सिंबल नहीं है, डेट मीन 000, चौथा नहीं है, एक्स पावर 5, x6, एक्स पावर 4, एक्स क्यूब भी नहीं है तो 000, एक्स स्क्वायर है तो 010, एक्स है तो 111, और कांस्टेंट टर्म है तो ये होगा। क्लियर हो रहा है। यस सर। यस। बस ये हो गया इनकोडिंग पार्ट। डिकोडिंग पार्ट में चलते हैं, ज्यादा समय इसको आज ही खत्म करना है मेरे को। तो डिकोडिंग पार्ट में मैंने सिंड्रोम की इक्वेशन तो लिखी, ठीक। तो ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है, एक तो सिंड्रोम का इक्वेशन, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फिर से दिखा देता हूँ क्या था सिंड्रोम का इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन, y1 x1 प्लस y2 x2 प्लस y म्यू x म्यू तक, और s2 इज x1 स्क्वायर वाला फॉर्म, ठीक। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास। अब इसको समझते हैं कि कहां कहां एरर हो सकता है। यही क्वेश्चन में देखते हैं, जो आप क्वेश्चन अभी बनाए हो, सबको दिख रहा है कि स्क्रीन वो हो गया है, अच्छा दिख रहा है ना, सर। ठीक है। अब देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, क्या क्या हो सकता है। ये 0 1 हो जाए, ये 1, ये 0, फिर ये 1 हो जाए, और ये भी 1 हो जाए। ये मान लीजिए 0 से 1 हो गया, और ये 1 से 1 ही रहा, 0 1 1। मान लीजिए ये लास्ट वाला 1 0 1 हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये देखो, ये पूरा सिंबॉलिक एरर हो गया, और यहाँ पे सिंबल में 1 बिट में एरर है, किसी में मान लीजिए इसमें 2 बिट में एरर, तो इस तरीके से एरर होगा, ठीक है। तो आपका एक तो पॉइंट ये है कि कौन से नंबर के सिंबल में एरर है। पॉइंट क्या है, एक तो सिंबल फाइंड करना, और उस सिंबल में बीट वाइज एनालिसिस करके बीट फाइंड करना। तो सिंबल फाइंड करना मतलब कौन से नंबर के सिंबल में एरर है। तो पहले क्या था, बीसीएच कोड में मान लीजिए x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब लिखा है, और यहाँ पे अल्फा पावर 5 x की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर x पावर 4, और यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स क्यूब लिखा है फॉर द केस ऑफ आरएस। तो बोथ आर दी सेम। पहले जो बता रहा था, देखो मैं उसके जो इक्वेशन का जो x का पावर लिखा हूँ सेम लिखा हूँ ये।
तो पहले जो एरर बता रहा था वो बीट का एरर बता रहा था, लेकिन अब यही चीज क्या बताएगा, सिंबल का एरर बताएगा। यही चीज क्या बोलेगा कि भैया ये नंबर के सिंबल में एरर। तो इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, इक्वेशन में कोई अंतर नहीं, बस अंतर किसका है, पोजीशन का एरर, पोजीशन का अंतर है कि सिंबल के कौन से बीट में एरर, बस इतना ही अंतर है। तो जो आप x पावर 5 x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब जो भी निकालते थे e ऑफ x निकालने का जो मेथड था फॉर द केस ऑफ RS BCH कोड वो सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे बीट वाइज एनालिसिस है, मतलब बीट को देख रहे हो और वहीं इसी चीज को सिंबल बोल रहे हो, वहां पे बीट बोल रहे हो कि इस बीट में एरर है, और यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे इस सिंबल में एरर है। x की पावर 5 मतलब 6th बीट में एरर है, तो यहाँ पे x की पावर 5 मतलब 6 नंबर के सिंबल में एरर है। x की पावर 4 मतलब 5th बीट में एरर है, यहाँ पे x की पावर 4 मतलब 5th नंबर के सिंबल में एरर है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आप वहां पे यहाँ पे क्या बोलोगे, आप सिंबल इस नंबर के सिंबल में एरर। तो जो आपका इक्वेशन आप जो पहले निकाले थे वो सेम इक्वेशन रहेगा, मतलब जो मैट्रिक्स आपने निकाला था वो सेम रहेगा। ठीक है, फॉर द केस ऑफ BCH कोड, सॉरी RS कोड, तो मैं जो इक्वेशन लिखता था, क्या इक्वेशन लिखता था बता सकता है कोई? इक्वेशन लिखता था ना S1 S2 डैश डैश करके S म्यू, S2 S3 डैश डैश करके S म्यू प्लस 1, और यहाँ पे S म्यू से लेके डैश डैश करके S2 म्यू, कुछ इसी तरीके का होता था। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिंबल, तो सिग्मा क्या आता था बताओ? सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा कितना पॉसिबल है? 2t सिग्मा पॉसिबल है, यही था ना? नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर करेक्शन इज सिग्मा म्यू से लेके सिग्मा म्यू माइनस 1 और लेके यहाँ पे डैश डैश करके सिग्मा 1 लिखता था। तो ये जो और यहाँ पे एस म्यू तक रो खत्म हो गया, तो एस म्यू से यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ एस म्यू प्लस 1 से लेके S2 म्यू, तो यहाँ पे S2 म्यू आता था। ये इक्वेशन सेम रहेगा, सेम फॉर RS ऑल्सो। ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन निकला है, सिंड्रोम 1 इज इक्वल टू y1 x1 का प्लस y2 x2 प्लस डैश डैश करके y म्यू x म्यू। इसी तरीके से S2 जो है y1 x1 स्क्वायर प्लस y2 x2 स्क्वायर डैश डैश करके y म्यू x म्यू का स्क्वायर। इसी तरीके से S म्यू जो है y1 x1 2 म्यू, इस तरीके से 2tt जो भी 2t सिंड्रोम्स निकालो, तो 2t, ठीक है, y2 x2 2t, और ये y म्यू x पावर x म्यू, टोटल म्यू एरर पॉसिबल है x2 म्यू पावर 2t। तो ये ठीक है, 2t सिंड्रोम्स निकालना होता है, ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो एक्चुअली में क्या है, ये S1 S2 डैश डैश करके S2t इंटू, अगर ये x पहले x1 हो रहा है, फिर x2, फिर x म्यू, फिर x1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर x2 का स्क्वायर हो रहा है, x म्यू का स्क्वायर हो रहा है, फिर x1 का पावर 2t हो रहा है, x2 का पावर 2t हो रहा है, और x म्यू का पावर 2t हो रहा है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके वेट्स कॉमन है। देखिए, अगर यहाँ पे y1 है तो यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, y2 यहाँ भी है तो y2 यहाँ भी, यहाँ भी है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये एक्चुअली में y1 से हुआ है, y2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर डैश डैश करके y म्यू से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये मैट्रिक्स क्लियर हुआ कि नहीं? ये मैट्रिक्स सबको क्लियर है? यस सर। तो बस यहां से इक्वेशन आ गया S इज इक्वल टू x इंटू वाई, और हमको तो निकालना है y निकालना है, बिट वाइज कहाँ पे एरर है, तो y इज इक्वल टू आ गया x इनवर्स s। ये इक्वेशन आपके काम का है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो पहले लिखा था, सिंड्रोम इज इक्वल टू
m इंटू सिग्मा और सिग्मा जो कि लोकेशन फाइंड करता है कौन से लोकेशन में एरर है। अब यहाँ पे जो सिग्मा बताएगा सिंबल, कौन से सिंबल में एरर है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या निकला था, m इनवर्स s निकाला। तो ये तो आपको आप RS में भी निकालोगे और ये BCH में भी निकालोगे, बस ये एक्स्ट्रा निकालना है फॉर द केस ऑफ BCH। ठीक है, तो एक दो स्टेप और बढ़ जाएगा और उसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन ले फिर जल्दी से फटाक से, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। फटाक से बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक, ये बुक आपको बताया था ना मैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है, साल्वात्रे ग्रेवेनो एरर कंट्रोलिंग कोड से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अ कोड वर्ड C of x belonging to the triple error correcting 15,9 read Solomon, ये RS कोड लिख रहा हूँ, RS कोड incurs errors, इसमें एरर है बोलता है। गिविंग दिया हुआ है, गिविंग v of x दिया हुआ है, x की पावर 10 प्लस अल्फा क्यूब, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, x11 x7 अल्फा 8 x6 प्लस अल्फा 6 x की पावर 5 प्लस अल्फा पावर 4 x4 प्लस अल्फा पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 9 एक्स प्लस अल्फा पावर 6। डिटरमाइन सी ऑफ एक्स, मतलब करेक्टेड कोड, डिटरमाइन सी ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा मैं। सबसे पहला काम क्या है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड, यहाँ पे लिखा है ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड। तो जैसी एरर देखा और यहाँ पे 15,9, तो 15 देखा तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि GF 2 पावर 4 फील्ड लेना है। एक तो ये क्लियर हो गया। ट्रिपल एरर मतलब T इज इक्वल टू 3 है, मतलब सिंड्रोम्स कितने लोगे आप, 6 सिंड्रोम्स लोगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सिंड्रोम 1 कैसे निकलता है, आप V ऑफ, यहाँ पे V दिया है तो V ऑफ अल्फा 1 पुट कीजिए, सिंड्रोम 2 कीजिए V ऑफ अल्फा 2 पुट कीजिए, सिंड्रोम 3 V ऑफ अल्फा क्यूब, सिंड्रोम 4 में आप पावर ऑफ अल्फा 4 पुट कीजिए। तो आपके हर एक सिंड्रोम निकालना पड़ेगा। पहले क्या थे, आप दो सिंड्रोम बचा लेते थे, S2 और S4, S6 भी बच जाता था। S6 इज इक्वल टू V ऑफ अल्फा पावर 6, तो ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, तो ये आएगा आपका अल्फा पावर 4, अल्फा ये 1 हो गया। ये जब क्लास नोट शेयर कर दूंगा तो इसको बना के देखना, अल्फा पावर 10, अल्फा 7, ये S50 आ जाएगा, अल्फा 14 ये आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, सारे 6 के 6 सिंबल अलग अलग निकलता है, ये अलग ये अलग, ये सेम भी हो सकता है लेकिन रिलेशन नहीं होगा। तो ये सिंड्रोम का हो गया। एम बना लीजिए, तो एम हमने बताया था कि एम क्या होता है, S1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ट्रिपल एरर है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये S1 S2 S3, फिर S2 S3 S4 S3 S4 S5, तो ये S1 से स्टार्ट हुआ, फिर S2 से स्टार्ट हुआ, फिर S3 से स्टार्ट हुआ, ये सेम।
फिर यहाँ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम है, तो मतलब सही है। और ये 5 वाला जो है वो 6 से एक कम सिंबल, एक कम सिंड्रोम। ये मैट्रिक्स भी सही है और जो एलिमेंट्स डाले गए हैं वो भी सही है। तो सारे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे m क्या जाएगा, अल्फा पावर 4 1 अल्फा 10 1 अल्फा 10 अल्फा 7, ठीक है, अल्फा 10 अल्फा 7 0, ये आपका m आ गया, ठीक है। फिर आपका इक्वेशन क्या बोलता है, जिससे आपका कौन से नंबर के सिंबल में एरर है ये पता चलेगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m इनवर्स इनटू s, ठीक है। तो m इनवर्स, तो आपका रो कहां तक हो गया था, सिंड्रोम 3 तक हो गया था, ठीक है। तो जो s होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, सिंड्रोम 4 से, सिंड्रोम 5 से और सिंड्रोम 6 पे अंत होगा, ठीक। m इनवर्स आप निकालोगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब अल्फा पावर 14 अल्फा क्यूब अल्फा 6 1 अल्फा 14, इस पे कल चर्चा कर लिए हैं। m इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ m निकालोगे, फिर डिटरमिनेंट ऑफ m से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिग्मा, तो सिग्मा 3 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। तो सिग्मा 3 आपका आ गया अल्फा 5, सिग्मा 2 जो आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा 2 आ गया अल्फा 11 एंड सिग्मा 1 जो आएगा अल्फा स्क्वायर आएगा। फिर वो वाला जो इक्वेशन है एरर लोकेशन पोलिनोमियल, तो एरर लोकेशन पॉलिनोमियल, तो ये आ गया सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा 11 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है, कल के जैसा ही किया हूँ, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, तो आप देखोगे सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्यूब 0 आ रहा है हीट एंड ट्रायल मेथड से। फिर एक्स प्लस अल्फा क्यूब्स को डिवाइड करोगे सिग्मा ऑफ एक्स से, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर टेबल देख के आप सम ऑफ द रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट देख के निकालोगे, तो फाइनली क्या आएगा, एक्स के 3 रूट्स आएंगे, सिग्मा ऑफ एक्स के 3 रूट्स आएंगे। तो यहाँ से सिग्मा ऑफ एक्स आ गया, ये घर में बना लेना, एक्स प्लस अल्फा क्यूब एक्स प्लस अल्फा पावर 10 ले लेता हूँ, एक्स प्लस अल्फा 7 और इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब, ये इसके 3 रूट्स आ गए। डेट मीन्स x1 क्या हो गया अल्फा पावर 10, x2 जो हो गया अल्फा 7 और x3 जो हो गया अल्फा क्यूब। तो ये समझ में आ गया, डेट मीन्स x की पावर 10, 10th नंबर पे 11th नंबर के सिंबल में एरर है, x की पावर 7 डेट मीन्स 8th नंबर के सिंबल में एरर है, और x की पावर 3 डेट मीन्स 4th नंबर के सिंबल में एरर है। 11th सिंबल एरर, 8th सिंबल एरर और ये 4th नंबर के सिंबल में एरर। आप देखो सिंबल वाइज एनालिसिस कर लिए, और यही सिंबल वाइज एनालिसिस करने के बाद आपको बीट वाइज चलना है। तो ये x आपके काम का है, ये जो x है आपके काम का है, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या आ रहा था आपको, फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है क्या था, s इज इक्वल टू y इंटू एक्स, या फिर y इज नथिंग बट s इनवर्स, सॉरी x इनवर्स s, ये इक्वेशन, ठीक है। तो x क्या था आपका, x निकाल लीजिए 3/3 का, x1 x2 x3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x1 क्यूब x2 क्यूब x3 क्यूब। तो x1 x2 x3 निकाल लिए हैं, इसको करोगे तो ये अल्फा 10 अल्फा 7 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 14 अल्फा 6 1 अल्फा 6 अल्फा पावर 9 आया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? एक्स इनवर्स निकालोगे डिटरमिनेंट से डिवाइड करके एडजॉइंट ऑफ एक्स को, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ? नो सर। इसको थोड़ा करना पड़ेगा, ध्यान से करना हो, ये आ गया एक्स इनवर्स। फिर सिंड्रोम्स, आप 3 इक्वेशन लिखते थे, S1 S2 S3, that is x1 y1 x1 plus y2 x2
प्लस y3 x3, y1 x1 का स्क्वायर, इसी तरीके से y2 x2 का स्क्वायर, y3 x3 का स्क्वायर, y1 x1 का क्यूब प्लस y2 x2 का क्यूब प्लस y3 x3 का क्यूब। तो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिंबल सिंड्रोम था, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से याद रखिए। तो यहाँ पे जो आएगा y1 y2 y3 जो आएगा, जो आपने x इनवर्स का जो पार्ट लिखा है डेट इज x इनवर्स कॉपी कर लेना पूरा। तो यहाँ पे सिंड्रोम जो आएगा वो S1 S2 S3 आएगा। तो ये भूल के भी मतलब S3 S4 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 S5 एंड S6 मत कर देना। S4 S5 S6 इसमें आता है, BCH कोड में भी आता है और RS कोड में भी आता है, लेकिन वो आप कब यूज करोगे, जब आपको कौन से नंबर के सिंबल में एरर पता करना है, और ये हमको उस सिंबल में कौन से नंबर के बीट में एरर है वो पता चलेगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे y1 इज इक्वल टू 1 आएगा, y2 इज इक्वल टू अल्फा पावर 4 एंड y3 इज इक्वल टू अल्फा 6। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। E ऑफ x क्या होता है? पोजीशन ऑफ द एरर एंड द लोकेशन ऑफ सिंबल। y1 x1 y2 x2 y3 x2। तो ये हो गया आपका एरर लोकेशन। तो 1 इंटू x1 कितना आया था, x1 आया था अल्फा 7 अल्फा पावर 10 मतलब x की पावर 10 प्लस y2 अल्फा पावर 4, x2 आया था आपका अल्फा पावर 7 डेट मीन्स x की पावर 7, और y3 जो आया था डेट इज y3 तो अल्फा 6 है, और x3 जो आया था वो अल्फा क्यूब है डेट मीन्स x क्यूब। तो x को अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग जानते हैं xi इज इक्वल टू अल्फा पावर i, वही कर रहा हूं। तो यहां से आपका e ऑफ x आ गया x10 प्लस अल्फा 4 x7 प्लस अल्फा 6 x क्यूब, ठीक है। अब आप c ऑफ x को e ऑफ x, c ऑफ x इज नथिंग बट रिसीव्ड बिट में फिर से एरर ऐड कर दिया तो एरर रिमूव हो गया। तो जब इसको करोगे तो ये आएगा। तो डाउट है तो पूछ लो। तो डाउट? नो सर। नो सर। बस यही है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 खत्म होता है आज, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन और बना सकते हैं, लेकिन मेथड तो वही है, तो मतलब नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, और इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। तो अभी तक सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में यही है, इनकोडिंग कीजिए डिकोडिंग कीजिए बस, और फर्स्ट यूनिट भी यही था। सचिन यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो तो। यस सर।